चैनल मेडिकल एंड नर्सेस है। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम यहाँ पर मॉक टेस्ट थर्ड है जो सॉल्व करेंगे। तो जिनका भी 8 मार्च को आपके पास ओनली 7 डेज़ बचे हैं, तो 8 मार्च को जिनका NBS का पेपर है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, और जिनका भी अपकमिंग टाइम में, क्योंकि मार्च एंड और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका MPCHO का एग्ज़ाम भी होगा और NHM के स्टाफ नर्स के जो अलग अलग जगह पेपर हो रहे हैं, तो उन सभी में क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। डेली अब आपको 2 वीडियोज़ है जो 2 क्लासेस हैं जो अपडेट की जाएंगी, जिसमें 50-50 MCQs रहेंगे, जिसमें आपका एग्ज़ाम तक ऑल ओवर थिंग्स हैं जो कवर हो जाएंगी। और MP के सिलेबस की बात रही तो वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर 50 MCQs हम डेली सॉल्व करेंगे, 50 मॉर्निंग में और 50 इवनिंग में। एंड ऑफिशियल ऐप है जो मेडिकल एंड नर्सेस है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर चैलेंज क्विज के थ्रू आपको 20 से 25 MCQs वहाँ पर आपके सॉल्व होंगे। डेली मिला के आपके 125 MCQs इस तरीके से सॉल्व होंगे। एंड देन विथ रेशनल की यदि आप बात करें तो 200 से ज़्यादा MCQs आपके पर डे सॉल्व होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम तक आप कितने ज़्यादा MCQs सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ऐप में अच्छे अच्छे फीचर्स रखे गए हैं कि आपको यदि PDF लेनी हो, सब्सक्रिप्शन लेना हो, मेंबरशिप लेना हो, तो ऑल ओवर फीचर्स ऐप में है। आप लोग प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर जिनका भी पेपर होने वाला है NBS और CHO NHM के लिए, तो सभी में क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, वो था BCG प्लस OPV वैक्सीन इज गिवन टू न्यूनेट एट। तो BCG और OPV वैक्सीन है जो न्यूनेट में कब दी जाती हैं? ऑप्शन में था 6 वीक, 4 वीक्स एट बर्थ या फिर 9। पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बिल्कुल सही दिया था कि BCG और OPV एट द बर्थ दी जाने वाली वैक्सीन है। तो यहाँ पर इसका आंसर था C, एट द बर्थ। BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस B, ये तीनों वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि एज सून एज पॉसिबल कौन सी, यदि पूछते हैं कि OPV, BCG और हेपेटाइटिस B में से एज सून एज पॉसिबल कौन सी देंगे, तो वो होगी हेपेटाइटिस B, क्योंकि मदर के जो एंटीबॉडी है बेबी में ट्रांसमिट ना हो पाए उसके पहले ही हेपेटाइटिस B वैक्सीन दे दी जाती है। बट यदि तीनों कंबाइंड करके पूछते हैं तब BCG, OPV और हेपेटाइटिस B वैक्सीन दिया जाता है। BCG इंट्राडर्मल दी जाएगी, ओरल पोलियो वैक्सीन ओरली दी जाएगी, हेपेटाइटिस B इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा और विटामिन K का इंजेक्शन भी इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाएगा। नेक्स्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इन। तो जो RBS के प्रोग्राम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कब लॉन्च किया था? ऑप्शन में 2019, 2013, 1992 या फिर 2000। तो RBS के जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, तो इसको कब लॉन्च किया गया था? तो ये जो प्रोग्राम है लॉन्च हुआ था 2013 में। क्यों लॉन्च किया गया था? तो इसमें कहा गया था जो 4Ds डिसीज़ होती हैं, 4Ds डिफेक्ट्स रहेंगे, दैट मीन्स तो यहाँ पर बर्थ से लेके 18 ईयर तक, जन्म से लेके 18 साल तक की एज के जो भी बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, उनको यहाँ पर जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई थी उनमें से था डिफेक्ट एट बर्थ। आपको 4Ds याद रखना है, जिससे आपको इजीली याद रहेगा कि 4Ds किस में हैं। तो एक तो होते हैं पैराग्राम है, तो उसमें वो 4 सिम्टम पूछे जाते हैं, बट यहाँ पर 4 टाइप के बेनिफिशरीज रहेंगे। तो यहाँ पर जन्म से लेके बर्थ टू 18 ईयर्स तक 4Ds हैं जो कि कवर किए जाते हैं। 4D का मतलब डिफेक्ट एट बर्थ, जो कि कंजेनाइटल डिफेक्ट होंगे वो ट्रीट किए जाएंगे, डेफिशिएंसीज होंगी, डिसीज़ होंगी, डेवलपमेंटल डिले होगा जिसमें डिसेबिलिटी भी इंक्लूड रहेगा। तो बेनिफिशियस ग्रुप पूछते हैं तो जन्म से लेके 18 ईयर्स तक के एज ग्रुप के यहाँ पर बच्चे इंक्लूड किए जाएंगे। लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम फरवरी 2013 में। कब? फरवरी 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसमें इन्होंने एक इनिशिएटिव एम लिया गया था कि जिसमें किसी भी डिसीज़ को लेके अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन लिया जाएगा जिन बच्चों की एज बर्थ से 18 ईयर्स तक की है, तो जिसमें डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिसीज, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यूनिवर्सल और जो RBS के प्रोग्राम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये एग्जाम में आपको आता है तो आप याद रखें इसके बारे में 5 से 6 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन। तो UIP प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन को क्या किया गया था? आगे की तरफ है जो
एक्सपेंड किया गया था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम को और इनिशिएट किया गया था। तो ये कब लॉन्च हुआ था UIP? ऑप्शन में है 1947, 1950, 1975 या फिर 1985। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1985 में। कब? 1985 में। नेक्स्ट इज पेंटावेलेंट वैक्सीन कंटेंट्स। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में क्या क्या कंटेंट रहेंगे या फिर कितने रहेंगे? इट्स अ 5 डिसीज वैक्सीन, 3 डिसीज वैक्सीन, 1 डिसीज वैक्सीन या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो पेंटावेलेंट वैक्सीन के कंटेंट की बात की जा रही है तो इसमें टोटल कितने कंटेंट होते हैं? 5। कौन कौन से? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो याद रखना है 5 in 1 दैट इज पेंटावेलेंट, जो कि 5 डिसीज से प्रोटेक्ट करेगी। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। HIV है यहाँ पर, नॉट HIV है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको पेंटावेलेंट वैक्सीन की एज पूछी जाती है कि ये कब दी जाती है। तो 6, 10 एंड 14 वीक्स। जब बच्चे की एज एट द टाइम ऑफ बर्थ से 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक होती है तो 4 वीक का गैप देके इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन केयर ऑफ एन इंजर्ड पर्सन अबाउट ABC रूल। तो यदि आप किसी इंजर्ड पर्सन की केयर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ABC रूल है तो उसका मतलब क्या है? ऑप्शन में है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, एक्सीडेंट ब्रीदिंग कॉन्स्टिपेशन, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन या फिर एक्सीडेंट ब्लीडिंग और सर्कुलेशन। तो ये चीज़ सभी को पता है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ABC रूल के अकॉर्डिंग वो क्या होती है? फर्स्ट होती है एयरवे, दूसरा होता है ब्रीदिंग, थर्ड होता है सर्कुलेशन। तो आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? C, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि एयरवे पूछा जाता है, सर्कुलेशन भी कहा जाता है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एयरवे क्लियरेंस, देन आफ्टर आप सर्कुलेशन को चेक करेंगे। नेक्स्ट इज ऑल आर फीचर्स ऑफ काउंसलिंग एक्सेप्ट। तो सभी फीचर्स किसके हैं? काउंसलिंग के, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में फेस टू फेस, 2 वे, जजमेंटल या फिर पेशेंट लिसनिंग। तो काउंसलिंग हमेशा फेस टू फेस दी जाती है। काउंसलर और काउंसली मतलब जो दे रहा है और जो ले रहा है, तो फेस टू फेस हो गई। 2 वे आप अपनी बात कहेंगे, काउंसलर आपको अपनी बात समझाएगा। जजमेंटल और पेशेंट लिसनिंग, तो प्रॉपरली अच्छे से सुनना है जो काउंसलिंग ले रहा है और जो दे रहा है उसकी बात भी सुनना है। बट काउंसलिंग कभी भी जजमेंटल नहीं हो सकती। ना तो आप जो काउंसलर आपको काउंसलिंग दे रहा है उसकी बातों को आप उतना जज करेंगे, ना ही जो काउंसलिंग आपकी ले रहा है उसको उतना जज करेंगे। तो ये काउंसलिंग जजमेंटल नहीं होती है। ट्रस्टवर्दी होगी, फेस टू फेस होगी, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, प्रॉपर लिसनिंग होगी, बट जजमेंटल नहीं होगी। नेक्स्ट इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलेरा इज। तो कोलेरा है जो विब्रियो कोलेरा कॉजेटिव एजेंट है, इसका बैक्टीरिया क्या है? विब्रियो कोलेरा। तो इसका मेजर कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? ऑप्शन में डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, फीवर या फिर हेमोप्टाइसिस। तो कोलेरा का जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होगा? वो होगा डिहाइड्रेशन। कोलेरा में क्या होगा? सीवियर लूज मोशन होगा, जिसको हम पी सूप स्टूल भी कहते हैं। किसमें देखने को, सॉरी, राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। किसमें? कोलेरा में। टाइफाइड में मिलता है पी सूप स्टूल देखने को। तो यहाँ पर कोलेरा का यदि क्लिनिकल फीचर पूछते हैं तो क्या है? राइस वाटर स्टूल। किसके कारण होता है कोलेरा? विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से हो गए। और इसमें सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? तो डिहाइड्रेशन क्यों होगा? क्योंकि इसमें सीवियर लूज मोशन होते हैं, तो इसीलिए डिहाइड्रेशन की सिचुएशन डेवलप होगी। नेक्स्ट इज अ ग्लोबल डिजास्टर इज द वन विच अफेक्ट्स। तो ग्लोबल डिजास्टर किसको अफेक्ट करेगा? ग्लोबल कम्युनिटी, एंटायर नेशन, लोकल कम्युनिटी, रीजन ऑफ अ कम्युनिटी। तो ग्लोबल का मतलब होता है ऑल ओवर, पूरा वर्ल्ड जिस चीज़ में क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। तो ग्लोबल डिजास्टर किसको अफेक्ट करेगा? ग्लोबल कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को है जो ये चीज़ अफेक्ट करेगी। यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है तो ये पूरे या जो विश्व को अफेक्ट करेगा, ना कि किसी पर्टिकुलर जगह को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ग्लोबल कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बर्न्स आर कैलकुलेटेड बाय। तो वंस बर्न है जो उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है जो अपनाया जाएगा? ऑप्शन में रूल ऑफ 18, रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 50 या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये सबको पता है बर्न्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? रूल ऑफ 9। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको
यदि बर्न पेशेंट है तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, तो वो होता है पार्कलैंड फार्मूला। यदि बर्न में कितने परसेंटेज बर्न हुई है, बॉडी जली है, तब जो यूज़ होगा यूज़ होगा वो होगा रूल ऑफ 9। तो यहाँ पे याद रखना है कि बर्न को कैलकुलेट करने के लिए, बर्न एरिया कैलकुलेट करने के लिए रूल ऑफ 9 यूज़ होगा। यदि बर्न पेशेंट में फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है तो जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा पार्कलैंड फार्मूला। यदि आपको पर्टिकुलर पूछते हैं कि यदि दोनों हाथ जले हुए हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, तब कितने परसेंट बर्न कैलकुलेट किए जाएंगे। यदि ओनली पेरिनियल एरिया बर्न हुआ है तब कितने परसेंट कैलकुलेट होगा। तो ये आपको ये बेसिक चीज़ें हैं याद रखनी है, आपके एग्जाम में है जो आ सकती हैं। TB ऐसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज द टेस्टिस आफ्टर टॉर्सन में रिमेन वायबल फॉर हाउ मेनी आवर्स। तो यहाँ पर टेस्टिस टॉर्सन का मतलब है जब टेस्टिस क्या हो जाए, टर्न हो जाए, कहाँ पर, जो चारों तरफ जो भी टिश्यूज़ हैं वहाँ पर टेस्टिस टॉर्सन का मतलब होता है ट्विस्टिंग हो जाए। अ ट्विस्टिंग ऑफ द मेल ऑर्गन दैट मेक्स हॉर्मोन्स एंड स्पर्म। जो यहाँ पर इमेज के थ्रू आपको ये चीज़ मैं इजीली समझाऊंगी। तो टेस्टिस आफ्टर टॉर्सन, टॉर्सन का मतलब है पूरा मुड़ जाए चारों तरफ से। तो ये वायबल कब तक रहेगी, 4 आवर तक, 1 आवर तक, 2 आवर तक या फिर 3 आवर तक। तो यहाँ पर टेस्टिस टॉर्सन का जो मेन रीज़न होता है वो एट द कंजेनाइटल बर्थ है, जो ज़्यादातर अफेक्ट, कंजेनाइटल डिफेक्ट ज़्यादातर इसको माना जाता है। टेस्टिकल रोटेट्स, इट ट्विस्ट द कॉर्ड सप्लाइंग ब्लड टू द लूज वेग ऑफ स्किन। तो इसके यहाँ पर ये देखिए इमेज में आपको इजीली ये चीज़ समझ में आएगी। तो ये जो नॉर्मली है टेस्टिस इस तरीके से रहेगी, स्पर्मेटिक कॉर्ड इस तरीके से रहेगी, बट जो यहाँ पर नॉर्मली जो टेस्टिकल के चारों तरफ स्क्रोटम के यहाँ पर क्या हो जाती है, जब जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है पूरी क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। टेस्टिकुलर टॉर्सन की सिचुएशन इस तरीके से होगा, तब ब्लड की सप्लाई भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी टेस्टिकल्स को। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है तो ये वायबल कब तक रहेगी टेस्टिकुलर टॉर्सन में, तो रहेगी 4 आवर तक। नेक्स्ट इज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन लीड्स टू। तो जो लॉन्ग टर्म तक यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो क्या सिचुएशन डेवलप होंगी। ऑप्शन में पाइल्स, फिशर इन एनस, रेक्टल प्रोलैप्स्ड या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर यदि क्या हो रहा है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, किसी को लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन की सिचुएशन है तो क्या है जो चीज़ डेवलप हो सकती है, तो पाइल्स, जिसको हम जो कहेंगे। तो यहाँ पर पाइल्स की सिचुएशन डेवलप होगी, फिशर इन एनस, रेक्टल प्रोलैप्स्ड। तो ये सभी चीज़ें हैं जो डेवलप हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्रॉनिक है जो कॉन्स्टिपेशन कब होगा, जब आप प्रॉपर अपनी डाइट नहीं लेंगे, हाई फाइबर्स डाइट नहीं होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए क्या दिया जाता है, लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ है जो याद रखनी है। तो पाइल्स और हेमरॉइड्स, तो हेमरॉइड्स और पाइल्स, फिशर्स इन एनस, रेक्टल प्रोलैप्स्ड, सभी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्वेलिंग इज नॉट ट्रांसल्यूमिनल। तो इनमें से कौन सी है जो ट्रांसल्यूमिनल स्वेलिंग नहीं है। ऑप्शन में है यहाँ पर हाइड्रोसील, वेरिकोसील, सिस्टिक हाइग्रोमा या फिर ब्रैंकियल सिस्ट। तो ट्रांसल्यूमिनल सिस्ट है जो यहाँ पर स्वेलिंग कौन सी नहीं है। तो ट्रांसल्यूमिनल स्वेलिंग में क्या होगा कि जो वाटर का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है जनरली इस चीज़ में। ट्रांसल्यूमिनल का मतलब होता है पासिंग अक्रॉस और परफॉर्म्ड बाय वे ऑफ अ ल्यूमेन स्पेशली। तो यहाँ पर एक तो ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी होगी तो वहाँ से भी, बट यहाँ पर स्वेलिंग की बात हो रही है तो इसमें क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर नहीं है कहा है, तो हाइड्रोसील, वेरिकोसील, सिस्टिक हाइग्रोमा, इन सभी में फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा बट ब्रैंकियल सिस्ट में नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज मीजल्स वैक्सीन इज गिवन एट द एज ऑफ। तो मीजल्स वैक्सीन कब दी जाती है, एट द बर्थ, एट 1 मंथ, एट 6 मंथ या फिर एट 9 to 12 मंथ ऑफ एज। तो जो मीजल्स वैक्सीन है कब दी जाती है, ये दी जाती है 9 to 12 मंथ की एज में। कब दी जाती है, 9 से 12 महीने की एज में मीजल्स वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैक्सीन्स में बी। तो
वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के बाद क्या है जो एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलेंगे, फीवर होगा, हेडेक होगा, मेलाइज होगा या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो बेसिक साइन देखने को मिलते हैं वैक्सीन एडमिनिस्टर होने के 2 to 3 आवर के बाद, और विद इन 24 आवर में अपने आप से ही ठीक हो जाते हैं। तो आंसर होगा आपका डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज एंटासिड्स आर यूज्ड फॉर। तो जो एंटासिड्स मेडिसिन होती हैं किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर जो एंटासिड्स मेडिसिन होती हैं ऑप्शन में पेप्टिक अल्सर, यूरिनरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डिसीज या फिर वायरल इन्फेक्शन। तो एंटासिड्स एक ऐसी मेडिसिन होंगी जो कि न्यूट्रलाइज करती हैं एसिड को, क्या करती हैं, काउंटरैक्ट और न्यूट्रलाइज द एसिड इन योर स्टमक टू रिलीव इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न। क्योंकि जब HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तब पेप्टिक अल्सर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एंटासिड्स क्या करेंगे, जो HCl का प्रोडक्शन हुआ है, जो भी एसिड बने हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी या फिर उनके प्रोडक्शन को कम करने का काम करेगी। तो एक इसको ट्रीट करेंगी, ये करती हैं पेप्टिक अल्सर्स को। नेक्स्ट इज टॉपिकल मेडिसिन आर यूज्ड। तो टॉपिकल मेडिसिन कहाँ यूज होंगी, ओरली, ऑन स्किन, रेक्टली या फिर इंट्रावीनस। तो टॉपिकल मेडिसिन यूज होती हैं कहाँ पर, ऑन स्किन। टॉपिकल का मतलब होता है बॉडी की स्किन पर है जो भी मेडिसिन, जो भी क्रीम वगैरह है, सब क्या है, टॉपिकल एजेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑन द स्किन। नेक्स्ट इज एल्बेंडाजोल ड्रग इज यूज्ड फॉर। तो एल्बेंडाजोल ड्रग किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। तो किसको ट्रीट करने में यूज़ होती हैं ऑप्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस, पैरासाइटिक वॉर्म लाइक राउंड वॉर्म या फिर फंगल इन्फेक्शन। तो जो यहाँ पर एल्बेंडाजोल है किसको ट्रीट करने में यूज़ होती है पैरासाइटिक वॉर्म लाइक राउंड वॉर्म और हेलमिंथिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल का 400 mg का डोज है जो दिया जाता है। और यदि आपको एग्जाम में आता है कि एल्बेंडाजोल कब से देना स्टार्ट कर सकते हैं, तो लेस देन 1 ईयर के बच्चे को एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल है जो नहीं दी जाती। जब बच्चे की एज 1 साल से ज़्यादा हो जाए देन आफ्टर उसको एवरी 6 मंथ में है जो ये मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज एंटी कन्वल्जेंट्स ड्रग्स आर यूज्ड फॉर। तो जो एंटी कन्वल्जेंट्स मेडिकेशन है किसको ट्रीट करने के लिए यूज होंगी, ऑप्शन में एपिलेप्टिक सीजर्स, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, किलिंग द वॉर्म्स, डिक्रीज यूट्राइन मोर्टेलिटी। तो यहाँ पर जो एंटी कन्वल्जेंट्स ड्रग्स हैं कब यूज़ होंगी, एपिलेप्टिक सीजर्स को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड शुगर एक्सेप्ट। तो यदि किसी का ब्लड शुगर लेवल कम होता है, लो होता है, तो सभी साइन देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, कन्फ्यूजन, सीजर्स, इरिटेबिलिटी। यदि किसी का ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा, सीजर्स होगा, इरिटेबिलिटी होगी बहुत ज़्यादा उसको। और यहाँ पर जो नहीं देखने को मिलेगा वो होगा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। जब ब्लड शुगर लेवल हाई होता है जब बार बार यूरिनेशन होगा, बट यदि लो ब्लड शुगर लेवल है तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट इज लेबर इज सेड टू बी प्रोलॉन्ग्ड व्हेन द प्रेग्नेंट वुमेन इन ट्रू लेबर एक्सपीरियंस लेबर पेन्स लॉन्गर देन। तो लेबर पेन को प्रोलॉन्ग लेबर कब कहा जाता है, कि जब लेबर पेन है जो कितने घंटे से ज़्यादा तक हो जाए। ऑप्शन में है 10 आवर, 15 आवर, 24 आवर या फिर 48 आवर। तो एक होता है प्रेसिपिटेट लेबर, दूसरा होता है प्रोलॉन्ग लेबर। तो प्रोलॉन्ग लेबर में क्या कहा जाता है कि जब फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज है जो मिला के कितनी हो जाए, 24 घंटे से ज़्यादा तक हो जाए, जो पेन आ रहा है 24 घंटे से ज़्यादा तक रहते हैं बट बेबी डिलीवर नहीं होता है, तब इसको क्या कहा जाता है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। एंड व्हेन जब फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों का कंबाइंड ड्यूरेशन है वो 2 आवर से भी कम हो तब कहते हैं हम प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज का जो कंबाइंड ड्यूरेशन है वो 2 आवर से कम होगा और 2 आवर तक हो सकता है, बट प्रोलॉन्ग्ड में मोर देन 24 आवर तक जाएगा, जिसमें लेबर पेन आएंगे बट बेबी डिलीवर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज सीक्रेशन फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। तो मदर के ब्रेस्ट से जो सीक्रेशन होगा डिलीवरी के बाद उसको क्या कहेंगे, सिक्वेंट्रम, कोलेस्ट्रम, लोचिया या फिर ल्यूकोरिया। तो यहाँ पर जो मदर के ब्रेस्ट से आफ्टर डिलीवरी सीक्रेट हो रहा है वो क्या कहलाएगा, कोलेस्ट्रम। लोचिया है पोस्ट पार्टम पीरियड में, आफ्टर बेबी डिलीवर होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको टर्म यूज़ किया जाता है लोचिया, जिसमें लोचिया अल्वा, सिरोसा है जो रहेंगे, रूब्रा।
ल्यूकोरिया होता है वेजाइनल डिस्चार्ज ही है, बट इसमें क्या होगा, वाइटिश कलर का है जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। कुछ हॉर्मोन्स के कारण हो सकता है या फिर कुछ इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज स्विचिंग फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट मिल्क टू नॉर्मल फीडिंग इन इन्फेंट्स इज कॉल्ड। तो मदर के ब्रेस्ट मिल्क से बेबी में यदि कुछ नया खाना पीना स्टार्ट करवाया जाता है तब हम उसके लिए क्या कहेंगे, ट्रायल फीडिंग, वीनिंग, सब्सटीट्यूशन या फिर रिप्लेसमेंट फीडिंग। तो जो यहाँ पर टर्म यूज़ होगा वो होगा वीनिंग। क्या होगा, वीनिंग। जो यहाँ पर ओनली ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है तब वो कहलाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और यहाँ पर जब आफ्टर 6 मंथ के बाद बेबी को ब्रेस्ट मिल्क से कुछ खाने पीना स्टार्ट करते हैं हम उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग। नेक्स्ट इज, और जब भी यहाँ पर आपको एग्जाम में आता है कि ब्रेस्ट मिल्क बेबी को कब तक फीड कराना चाहिए, तो 6 मंथ तक तो कंपलसरी रखा जाता है जिसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। और यदि पॉसिबल हो तो 2 ईयर तक जब हम फीड कराते हैं बेबी को तो वो यहाँ पर आपको वीनिंग के साथ करवाना पड़ेगा, ना कि ओनली ब्रेस्ट मिल्क बस दें। तो यहाँ पर यदि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पूछते हैं तो 6 मंथ, वीनिंग पूछते हैं तो 6 मंथ के बाद स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो प्रेगनेंसी में किसकी कमी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की सिचुएशन डेवलप होगी, फॉलिक एसिड की, आयरन की, कैल्शियम की या फिर जिंक की। तो प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की कमी के कारण क्या होगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की सिचुएशन डेवलप हो सकती है, जो स्टार्टिंग में ही एनोमली स्कैनिंग होती है उसमें पता चल जाता है। और जो न्यूरल ट्यूब है स्टार्टिंग के ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही डेवलप होती है, 1 और 2 मंथ तक ही। इसीलिए एज सून एज जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप यदि कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीव करने से लेकर ही फॉलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट करवा दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की सिचुएशन से बचा जा सके। आपको नहीं होगा, आपके बेबी को डेवलप होगा, बट यदि यहाँ पर टेस्ट कौन सा होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो होता है मदर का जो ब्लड सीरम टेस्ट है, अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। दैट मीन्स क्या, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की सिचुएशन है, कम है तो डाउन सिंड्रोम प्रेजेंट रहेगा, बट हाई है तो एनटीडी, लो है तो डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। तो किस स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होगा, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज क्या कहलाती है कि जो सर्विक्स है कंप्लीट डायलिटेशन होगा 10 सेंटीमीटर। सर्विक्स मैक्सिमम कितनी डायलेट होती है, 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेज को क्या कहा जाता है, सर्वाइकल डायलिटेशनल स्टेज। सेकेंड स्टेज होती है बेबी एक्सपल्सन की स्टेज, कि सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गई तो 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन से लेकर बेबी एक्सपेल्ड आउट होने तक की स्टेज क्या कहलाती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फिर आती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा, प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा। फोर्थ में हम ओनली ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि किस स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होगा, तो वो होगा स्टेज थर्ड में। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन फॉर हाउ मेनी डिसीज इज डन इन इन्फेंट्स। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग कितनी डिसीज का है जो इम्यूनाइजेशन किया जाता है, ऑप्शन में 4, 5, 6 या फिर 7। तो टोटल यहाँ पर 6 डिसीज से प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज, आफ्टर डिलीवरी विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन कैन बी यूज्ड टू सप्रेस द लैक्टेशन। तो यदि कोई फीमेल अपने बेबी को क्या है फीड नहीं करवाना चाहती तो कौन सी मेडिसिन दे के यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग को सप्रेस कर सकते हैं और लैक्टेशन को सप्रेस कर सकते हैं। हो सकता है वर्किंग वूमेन हो या फिर हो सकता है उसको कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो जो अपने बेबी को जिस कारण से फीड नहीं करवा पाती, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो यदि आप लैक्टेशन को सप्रेस करना चाहते हैं तो कौन सी मेडिसिन देंगे, ऑप्शन में था ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ब्रोमोक्रिप्टिन या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए सभी होंगी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होगा, टेस्टोस्टेरॉन होगा, ब्रोमोक्रिप्टिन होगा। तो ये सभी क्या करेंगे, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है उसको सप्रेस करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका डी ऑल ऑफ दी अबव। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन पूछते हैं तो ऑक्सीटोसिन, मिल्क प्रोडक्शन पूछते हैं तो प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट इज, इन प्रीमेच्योर लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूजफुल फॉर द न्यूबॉर्न।
यदि प्री मैच्योर लेबर है, डिलीवरी बिफोर 37 वीक्स कंप्लीट होने के जेस्टेशनल पीरियड 37 वीक के पहले ही बेबी डिलीवर होता है, तो प्री मैच्योर लेबर है जो यदि सिचुएशन है, तो कौन सी मेडिसिन यूजफुल रहेगी न्यूबॉर्न बेबी के लिए? ऑप्शन में है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑक्सीटोसिन, डेक्सामेथासोन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो जो मेडिसिन दी जाएगी जो कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए हेल्पफुल होगी वो होगी डेक्सामेथासोन। ये क्या करेगी कि जो बेबी हुआ है, प्रीमेच्योर बेबी हुआ है, तो उसके लंग प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाएंगे, तो एक तरीके के टोकोलाइटिक्स एजेंट्स ही कहलाते हैं, तो ये मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाएगी। नेक्स्ट इज पैप स्मीयर इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पैप स्मीयर किसकी स्क्रीनिंग के लिए यूजफुल रहेंगे? ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर। जो यहाँ पर पैप स्मीयर है किसके लिए हेल्पफुल रहेंगे, किसको डायग्नोस करने के लिए? तो ये रहेंगे सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट इज पार्टोग्राफ वाज फर्स्ट डिवाइज्ड बाय। तो पार्टोग्राफ यहाँ पर पूछा है आपको कि पार्टोग्राफ है जो पहली बार है किसने यूज़ किया था? ऑप्शन में आर.एस. फ्लोप्टर, डॉक्टर ए.एल. मुदलियार, डॉक्टर विलियम शॉ या फिर डॉक्टर शिरोडकर। तो जो पार्टोग्राफ है यहाँ पर ये किसने सबसे पहले जो यूज़ किया था? तो ये किया था आर.एस. फ्लोप्टर ने। किसने? आर.एस. फ्लोप्टर ने। नेक्स्ट इज विच एब्डोमिनल ग्रिप इज यूज्ड टू असिस्ट द डिसेंट ऑफ द हेड इन द प्रेग्नेंट वुमेन। तो यदि हेड डिसेंट हुआ है कहाँ पर? सिम्फाइसिस प्यूबिस में, तो उसके लिए कौन सी ग्रिप है जो एब्डोमिनल ग्रिप है जो यूज़ की जाएगी? ऑप्शन में है फंडल, लेटरल, पेल्विक फर्स्ट या फिर पेल्विक सेकेंड। तो जो एब्डोमिनल ग्रिप यहाँ पर यूज़ होगी डिसेंट ऑफ द हेड को फाइंड आउट करने में प्रेग्नेंट वुमेन में, तो होगी पेल्विक ग्रिप सेकेंड। कौन सी? पेल्विक ग्रिप सेकेंड। हमने जो लियोपोल्ड मैन्यूवर पढ़ा है यहाँ पर वही है जो आपको पूछ पेल्विक ग्रिप होती हैं वो यूज़ की जाती हैं, तो लियोपोल्ड मैन्यूवर जनरली यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कहा है डिसेंट ऑफ द हेड। डिसेंट ऑफ द हेड के लिए कौन सी ग्रिप है जो यूज़ की जाएगी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पेल्विक ग्रिप सेकेंड है जो यहाँ पर यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? जिसमें आपको जो सेकेंड मैन्यूवर कहेंगे हम, जिसको सेकेंड मैन्यूवर, अम्बिलिकल ग्रिप या फिर पेल्विक ग्रिप सेकेंड यहाँ पर यूज़ की जाएगी। ये देखिए चारों ग्रिप यहाँ पे बताई हुई। फर्स्ट है सुपीरियर सरफेस ऑफ द फंडस इज पाल्पेटेड टू डिटरमाइन कंसिस्टेंसी, शेप एंड मोबिलिटी। सेकेंड में बोथ साइड ऑफ द यूट्रस आर पाल्पेटेड, जिसमें फीटल बैक को है जो चेक किया जाएगा। थर्ड में फीटस एट द इनलेट एंड इट्स मोबिलिटी। फीटस है जो इनलेट में ऑलरेडी इंगेज्ड हो चुका है तो वो चेक किया जाएगा। लास्ट होगी डिटरमाइन द फीटल एटीट्यूड एंड डिग्री ऑफ फीटल एक्सटेंशन इनटू द पेल्विस। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी फेल्ट बाय द मदर इज नोन एज। तो जो बेबी के फर्स्ट फीटल मूवमेंट है मदर के द्वारा फील होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑप्शन में लाइटनिंग, इंगेजमेंट, क्विकनिंग या फिर बलॉटमेंट। तो जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होंगे वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्विकनिंग। प्रीमी पैरा में आफ्टर 20 वीक के बाद फील होते हैं जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है। मल्टी पैरा में जनरली 16 to 20 वीक से फील होने लगते हैं, बट यदि एक पर्टिकुलर टाइम पूछते हैं तो 20 वीक आपको मार्क करना है। नेक्स्ट इज द यूजुअल टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इवेंट इज। तो इंडिया में जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है जो कि 1969 में आया था, उसके अकॉर्डिंग जन्म और मृत्यु कब रजिस्टर की जाती है? ऑप्शन में 15 दिन, 21 दिन, 10 दिन या फिर 30 दिन। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। तो इंडिया में जन्म और मृत्यु दोनों हैं जो विदिन 21 डेज के रजिस्टर की जाती हैं। और जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है कब आया था? 1969 में। नेक्स्ट इज यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि NVS वालों को एग्जाम में आ सकते हैं। मोस्टली 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे भी हैं। क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ द वर्ड सिंपैथी। सिंपैथी का अपोजिट क्या होगा? पैथी, एम्पैथी, एंग्री या फिर पिटी। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा सिंपैथी का मतलब होता है सांत्वना देना। तो यहाँ पर जो अदर वर्ड है अपैथी, अपैथी का मतलब होता है होपलेसनेस टाइप से आपका फील करना, डिप्रेशन टाइप से आप रहें। एंड यहाँ पर एम्पैथी है तो इसके अपोजिट रहेगा। सिंपैथी में आप उसको सांत्वना दे रहे हैं,
सिंपैथी और एम्पैथी सिमिलर रहेंगे, बट अपैथी में आप क्या रहेंगे, उसके अपोजिट रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए, अपैथी। पिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस दैट यू हैव फॉर समबडी, मतलब आप किसी दूसरे को लेकर दुखी हैं। कहते हैं कि किस टाइप का पर्सन है, आपको यदि कुछ अच्छा आपने कामयाबी हासिल किया, कुछ भी किया, तो कोई दूसरा आपको देख के सैड होगा तो क्या होगा, पिटी टाइप पर्सन, जिसको हम कहेंगे पिटीफुल। तो यहाँ पर सिंपैथी के अपोजिट क्या वर्ड यूज होगा, अपैथी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन नेक्स्ट टू द स्टमक। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन का सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा है, स्टमक के बाद। ऑप्शन में है इलियम, जेजुनम, रेक्टम या फिर ड्यूडेनम। तो जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में नेक्स्ट, स्टमक के नेक्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, तो वो होता है ड्यूडेनम। यहाँ पर इमेज के थ्रू नेक्स्ट पार्ट पूछा है नेक्स्ट टू द स्टमक, तो स्टमक के बाद है जो सबसे छोटा पार्ट वो क्या है, वो है ड्यूडेनम। इसके पार्ट क्या है, इलियम, जेजुनम एंड ड्यूडेनम। यदि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट पूछते हैं तो 3 पार्ट हैं, इलियम, जेजुनम एंड ड्यूडेनम। तो स्मॉलेस्ट पूछा है तो वो है ड्यूडेनम। और यदि लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट की बात आती है तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन और जिसको क्या कहते हैं, कोलोन। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर हुम वॉज जीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड। तो जीन की सबसे पहले खोज किसने की थी, होमी भाभा, फ्रेडरिच, हरगोविंद खुराना या फिर लुईस पास्चर ने। तो पहली बार जो जीन की खोज की थी वो किसने की थी, फ्रेडरिच ने 1869 में। कब, 1869 में। नेक्स्ट इज विच बैंक इज द बैंकर ऑफ बैंक। तो बैंकर ऑफ बैंक किसको कहा जाएगा, SBI, RBI, CBI या फिर ICCI। तो बैंकर ऑफ द बैंक कौन है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजर टू अंडमान आइसलैंड। तो कौन सी कंट्री है, जो देश है जो कि अंडमान आइसलैंड के सबसे पास में है। ऑप्शन में है लक्षद्वीप, म्यांमार, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका। तो जो सबसे पास में है अंडमान आइसलैंड के वो क्या है, तो वो है म्यांमार। नेक्स्ट इज फाइंड द रिलेटेड वर्ड। तो आपको इनमें से रिलेट करते हुए वर्ड पहचानना है। थंडर, रेन होगा, एंड नाइट है तो क्या होगा, तो थंडर जब आता है तो क्या होती है, रेनिंग होती है। नाइट में क्या रहेगा, ऑप्शन में डे, डार्क, डस्क या फिर इवनिंग। तो नाइट में क्या रहेगा, अंधेरा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, डार्क। नेक्स्ट इज अ टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहीट एंड द सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर रहेगा जिस पर जो फ़ारेनहीट स्केल है और सेंटीग्रेड स्केल है अपनी दोनों सेम वैल्यू दिखाएंगे। जनरली यदि नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं तो 36 डिग्री किस में रहेगा, सेंटीग्रेड में, और फ़ारेनहीट में जाएंगे तो 98.6 पहुँच जाएगा। बट ये दोनों अपनी इक्वल वैल्यू कब दिखाएंगे, ऑप्शन में -30 डिग्री, -60 डिग्री, -20 डिग्री या फिर -40 डिग्री। तो फ़ारेनहीट और सेंटीग्रेड ये दोनों -40 डिग्री पर अपनी सेम वैल्यू दिखाएंगे। यदि 90 डिग्री फ़ारेनहीट है और सेंटीग्रेड है तो -40 डिग्री का जब टेम्परेचर होगा तो दोनों की वैल्यू है जो सेम हो जाएगी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन लॉस हिज विकेट्स। तो विकेट्स हैं, जो एक बैट्समैन है अपने विकेट कितने तरीके से लॉस कर सकता है, 5, 10, 15 या फिर 20। तो वो कर सकता है 5 तरीके से। कैसे, बीइंग कॉट, कैच, यदि उसकी कैच हो जाता है तब, बाउल्ड, गिविंग अ लेग बिफोर विकेट जो LBW है, रन आउट और स्टम्प्ड। तो ये क्या है, 5 बेसिक कॉमन तरीके हैं जिसके थ्रू बैट्समैन अपने विकेट है जो खो सकता है। नेक्स्ट इज टू हुम इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर कहा है कि चीफ मिनिस्टर हैं जो कि स्टेट के, उनके अलावा है जो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा पूरे स्टेट के लिए। तो ऑप्शन में गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो वो होंगे गवर्नर, किसी भी स्टेट के गवर्नर हैं जो क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट इज 2022 विच सिटी इज़ द वर्ल्ड हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो 2022 के अकॉर्डिंग किस सिटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन में टोक्यो, संघई, कलकत्ता या फिर मैनचेस्टर। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की यदि बात हो रही है यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है सिटी में, तो वो है टोक्यो में। टोक्यो ओलंपिक से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D इन एडल्ट लीड्स टू।
तो यदि एडल्ट्स में विटामिन डी की कमी के कारण क्या होगा, ऑप्शन में है केरेटोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। तो विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में पूछे तो रिकेट्स, बड़ों में पूछे तो ऑस्टियोमलेशिया। केरेटोमलेशिया विटामिन ए की कमी के कारण होगा। ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी के कारण जनरली ये सिचुएशन डेवलप होगी। बोन्स में कैल्शियम डेंसिटी है जो अफेक्ट होगी तब ये सिचुएशन होगी। केरेटोमलेशिया पूछे तो विटामिन ए, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में पूछा है तो विटामिन डी के कारण, ये विटामिन डी के कारण बच्चों में पूछे तो रिकेट्स। नेक्स्ट इज द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस वॉज डेवलप्ड बाय। तो इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम किसने डेवलप किया था, ऑप्शन में अमेजॉन, साइमन, फ्लेंडर्स, रिचर्ड ओवर। तो इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम डेवलप किया था फ्लेंडर्स ने। नेड ए फ्लेंडर्स ने जो टेक्निक है इसको डेवलप किया था जिसमें क्लासरूम इंटरेक्शन है जो इनको फिर 10 कैटेगरी में इन्होंने अलग से डिवाइड किया था, लेकिन यदि इनकी खोज कहते हैं तो किसने की थी, फ्लेंडर ने, नेड ए फ्लेंडर। नेक्स्ट इज द गोल ऑफ फोटोथेरेपी इन अ न्यूबॉर्न इज टू। तो न्यूबॉर्न है जो फोटोथेरेपी दी जाती है न्यूबॉर्न बेबी में, इसका क्या गोल रहेगा, डिक्रीज द सीरम कॉन्जुगेट बिलीरुबिन, प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया, डिक्रीज द सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन या फिर प्रमोट द रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी। तो फोटोथेरेपी का गोल होता है कि सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कम करना। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, यदि यही बिलीरुबिन का लेवल ब्रेन में पहुंच जाता है तब क्या सिचुएशन डेवलप होती है, कर्निक टेरेस। क्या डेवलप होता है, कर्निक टेरेस, जिसमें ब्रेन में क्या होगा, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, CSF के थ्रू वहाँ पे पहुँचेगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के लेवल को कम करने के लिए फोटोथेरेपी दी जाती है। और जब न्यूबॉर्न बेबी में फोटोथेरेपी दी जाती है तो जेनाइटल पार्ट और आइस को एक कॉटन कवर से क्या कर दिया जाता है, कवर है जो कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज इन द डाइट ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट द रिकमेंडेड कार्बोहाइड्रेट इनटेक शुड प्रेफरेबली इन द फॉर्म ऑफ। तो कहा जाता है कि जिनको क्या है, डायबिटीज़ की कंडीशन है तो उनको कार्बोहाइड्रेट डाइट मैनेज करने को कहा जाता है। तो यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म है जो दिया जाएगा, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स या फिर पॉलीसैकेराइड्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। जो फॉर्म दिया जाएगा वो क्या होगा, पॉलीसैकेराइड्स। क्या होगा, पॉलीसैकेराइड्स है जो उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में क्या है, मोस्ट एबिंडेंट कार्बोहाइड्रेट है जो पाया जाता है और ये जो कि जिनको डायबिटिक पेशेंट है उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट इज कॉलीसिस्टोग्राफी इज परफॉर्म्ड टू। तो कॉलीसिस्टोग्राफी किसके लिए परफॉर्म की जाएगी, डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन द ड्यूडेनम, डायग्नोस स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर, डिटेक्ट कंडीशन ऑफ द स्टमक या फिर नन ऑफ दीज। तो कॉलीसिस्टोग्राफी की जाएगी गॉल ब्लैडर में स्टोन को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम में आता है कॉलीलिथियासिस, दैट मीन्स क्या है, गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है। अब उसी गॉल ब्लैडर में कॉली का मतलब होता है गॉल ब्लैडर, अब यहाँ पर सिस्ट का मतलब होता है स्टोन हो जाएगा, ग्राफी का मतलब विजुअलाइजेशन किया जाना है कुछ। तो कॉलीसिस्टोग्राफी किसके लिए की जाएगी, डायग्नोस स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर। कॉलीलिथियासिस कहते हैं तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। नेक्स्ट इज द पोजीशन यूज्ड टू असेस एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट इज। तो हिप जॉइंट एक्सटेंशन को असिस्ट करने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाएगी, ऑप्शन में सुपाइन, प्रोन, सिटिंग या फिर डॉर्सल रिक्यूमेंट। तो जो पोजीशन यूज़ की जाएगी वो होगी प्रोन पोजीशन, इस तरीके से उल्टा लिटा दिया जाएगा, इससे हम हिप जॉइंट एक्सटेंशन को असिस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो ये सबको पता है, तो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर से। नेक्स्ट इज क्वासियोरकर अकर्स व्हेन द डाइट इज सीवियरली डेफिशिएंट इन। तो क्वासियोरकर है जो कब होगा कि डाइट में किसकी कमी होगी, आयरन की, कैलोरीज की, प्रोटीन की या फिर एसेंशियल फैटी एसिड की। तो क्वासियोरकर होगा जब आपकी डाइट में किसकी कमी हो, प्रोटीन्स की। मरासमस होगा जब कैलोरीज की कमी होगी, बट क्वासियोरकर कब होगा, तब प्रोटीन की कमी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज टू असिस्ट। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे क्वेश्चन नंबर 50 का।
द पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज टू असेस। जब हम डीप पाल्पेशन करते हैं तो इसका क्या मकसद होता है? स्किन टर्गर चेक करना, टेम्परेचर, ऑर्गन या फिर हाइड्रेशन। तो आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन। तो आज हमने यहाँ पर ऑलरेडी 2 क्लासेस है जो हो चुकी हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। जब तक आपका CHO का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, NVS का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आपको डेली 2 क्लासेस है जो कंपलसरी ही करी जाएंगी कि आपको डेली 100 MCQ सॉल्व करवाए जाएं। एंड जो ऑफिशियल ऐप है मेडिकल नर्सेस ऐप, उसमें भी आपको डेली 20 से 25 MCQs ऐड किए जा रहे हैं, और वो यहाँ पर ऐप में ऐसे MCQs ऐड हो रहे हैं जो हम यहाँ पर जो नहीं लाएंगे, ताकि आपको 2 जगह से ज़्यादा MCQs, आपके ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा कंटेंट आपका सॉल्व हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।